हेलो दोस्तों, 185 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। लास्ट वीडियो में हमने प्रोसेस स्टेट्स और थ्रेड्स ये सब देखा था। अब हम देखेंगे कि जो प्रोसेस स्टेट्स थे, रेडी से रनिंग में जा रहा था, न्यू से रेडी, रेडी से रनिंग, रनिंग से इनपुट आउटपुट, वेटिंग क्यू में, वो सब कैसे शेड्यूल होता है। अलग अलग एल्गोरिथम होते हैं, प्रीएम्पशन वाले, नॉन प्रीएम्पशन वाले, उन टर्म्स का मतलब भी समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है। प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है कि एक प्रोसेस को हम इंटरप्ट कर रहे हैं। क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? जब हमने प्रोसेस स्टेट पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, तो उसमें क्या हो रहा था, न्यू से रेडी में जा रहा था और रेडी से रनिंग में। एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऐसे ही था। तो न्यू से वो रेडी क्यू में गया और रेडी से रनिंग में गया। तो अब क्या हो सकता है, मैंने आपको तब भी बताया था, एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को इंटरप्ट करके वापस रेडी क्यू में भेज देते थे। ये होता था कि एक वीआईपी प्रोसेस आया हाई प्रायोरिटी वाला, तो उसको हम इंटरप्ट करते थे। ये टाइम क्वांटम है। टाइम क्वांटम मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस है रेडी क्यू में और हम हर एक को टाइम देना चाहते हैं, जिससे कि कोई इन्फाइनाइट वेटिंग ना करे, या स्टारवेशन, जिसको हम स्टारवेशन कहते हैं। सब चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। बट उस केस में हम क्या कहते थे कि हर एक प्रोसेस को हम टाइम देंगे। तो तब हमारे पास 4 प्रोसेसेस है, तो हम क्या कहते थे, 2 सेकंड तू काम कर, फिर 2 सेकंड तू काम कर, फिर 2 सेकंड तू, फिर 2 सेकंड तू। तो जब सेकंड प्रोसेस की बारी आती है, तो फर्स्ट प्रोसेस को हम इंटरप्ट करके वापस से रेडी क्यू में भेज देते थे। तो इसी को हम कहते हैं प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन मतलब एक प्रोसेस को रनिंग स्टेट से वापस रेडी स्टेट में भेजना, जब कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आए, या फिर टाइम क्वांटम की वजह से। इन दोनों में से किसी एक रीज़न की वजह से हम रनिंग स्टेट से वापस रेडी क्यू में हम उसको भेजते इंटरप्ट करके। और इस चीज़ में मैंने आपको बताया था, पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि हम ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसके अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होते हैं? राउंड रॉबिन, सबको हम डिटेल में कवर करेंगे इसी वीडियो में। राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी बेस्ड, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अभी के लिए बस नाम जान लो, डिटेल में कवर करेंगे। इसका ऑपोजिट होता है नॉन प्रीएम्पशन। नॉन प्रीएम्पशन बोलता है कि अगर एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, तो जब तक वो फुल्ली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तक मैं उसको इंटरप्ट नहीं करूँगा। मैं उसको कंप्लीट होने दूंगा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस पे मूव ऑन करूँगा। तो इसके लिए एक सिंपल एल्गोरिथम क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आएगा उसको प्रोसेस करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, HRRN, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। सबको डिटेल में करेंगे। मल्टी लेवल फीडबैक, प्रायोरिटी बेस्ड यहाँ भी होता है और नॉन प्रीएम्पशन में भी होता है। प्रायोरिटी में सॉर्टेड है हमारे प्रोसेसेस, बट हमें उनको प्रीएम्प्ट यानी इंटरप्ट करना है या नहीं, वो डिपेंड करता है हम कौन सा एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं। कुछ की टर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहला है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम बोलता है कि टाइम एट विच प्रोसेस एंटर्स रेडी क्यू, जब वो रेडी क्यू में आया। इन टर्म्स को समझने के लिए एक एनालॉजी का यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप बैंक में गए किसी कोई काम करने, आपको कैश डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, कोई भी काम के लिए गए। तो मान लीजिए आप 11 बजे बैंक में एंटर हुए, 11 बजे आप बैंक में एंटर हुए। तो उस केस में आपका अराइवल टाइम क्या हो गया? आप एक प्रोसेस हो, आपको एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में अराइवल टाइम हम बोल सकते क्या है? 11 AM। आपका अराइवल टाइम कितना है? 11 AM। ठीक है। नेक्स्ट है बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम होता है कि टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस टू कम्प्लीटली एग्जीक्यूट। उस प्रोसेस को कितनी देर का काम है, फॉर एग्जाम्पल आपको 2 काउंटर्स में काम था। बैंक में 2 काउंटर्स थे, काउंटर 1 और काउंटर 2। पहले काउंटर में आपको 10 मिनट का काम था और दूसरे काउंटर में 5 मिनट का काम था। तो टोटल आपको कितना टाइम चाहिए था कंप्लीट होने के लिए? 15 मिनट। तो उस केस में आपका बर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस टू कंप्लीटली एग्जीक्यूट कितना हो जाएगा? 15 मिनट। दोनों चीज़ों में एक डिफरेंस देखना आप, दोनों चीज़ों में, कि ये है टाइम एट विच कितने बजे हो रहा है, ये है टाइम रिक्वायर्ड, ये ड्यूरेशन की बात करता है, ये टाइम स्टैम्प की बात करता है कि किस टाइम पे आप एंटर करें। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझना। तो 11 बजे आप एंटर करें तो अराइवल टाइम क्या है? 11 AM। बस टाइम, आपको पहले काउंटर में 10 मिनट का काम है, दूसरे में 5 मिनट, तो टोटल आपको कितना टाइम चाहिए कंप्लीट होने के लिए? 15 मिनट। तो बस टाइम कितना हुआ? 15 मिनट। ये ड्यूरेशन है। नेक्स्ट है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम है कि टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन, जब उसका प्रोसेस पूरा हो गया, वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, आप 11 बजे एंटर करे थे बैंक में आपको काउंटर 1 पे लाइन लगी हुई थी। ठीक है, जब तक आपका नंबर आया 11:15 हो गए थे या 11:20 हो गए थे।
11:20 AM पे आपका काउंटर 1 पे नंबर आया। आपने 10 मिनट का जो आपका काम था वो आपने 10 मिनट का काम किया, यानी 11:30 तक आपने काउंटर 1 वाला अपना काम किया होगा, 10 मिनट लगे होंगे। उसके बाद आप काउंटर 2 पे गए। जब आप काउंटर 2 पे गए तो वहाँ भी लाइन लगी हुई थी। जब काउंटर 2 पे नंबर आया तो फाइनली नंबर आपका आया 11:55 AM पे। आप 25 मिनट्स तक वेट करते रहे काउंटर 2 पे, तो आपका फाइनली नंबर आया काउंटर 2 पे। ये काउंटर 2 है, ये काउंटर 1 है, तो काउंटर 2 पे आया 11:55 पे। आपका 5 मिनट का काम था, यानी 12 नून, दोपहर के 12 बजे आपका काम ख़त्म हो गया और आप बैंक से बाहर आ गए। तो ये था बैंक में आप एंटर किए और ये बैंक से बाहर आए, ठीक है। ये आपका एक जर्नी रही बैंक में। तो आप समझते कंप्लीशन टाइम क्या है। कंप्लीशन टाइम, टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। तो आपका कंप्लीशन कब हुआ, आप बैंक से बाहर कब आए, 12 बजे। कंप्लीशन टाइम क्या हो गया, 12 नून। 12 नून आपका कंप्लीशन टाइम है। तो टाइम एट विच मतलब हमें टाइम स्टैम्प चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड क्या है, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन अराइवल ऑफ अ प्रोसेस एंड इट्स कंप्लीशन। मतलब वो कब अराइव हुआ और कब कंप्लीट होके बाहर गया, मतलब कब आपने बैंक में एंटर किया और कब आप बैंक से बाहर निकले। तो दोबारा से टाइम ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन की बात है। तो आप 11 बजे एंटर किए तो 12 बजे बाहर आए, तो 1 घंटा हो गया आपका टर्न अराउंड टाइम। आप 1 घंटे तक बैंक में रहे, ठीक है। जब प्रोसेस रेडी क्यू में होता है, रनिंग क्यू में होता है, अब वो वेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। आप रेडी में तो हो, आप बैंक में तो हो, आप लाइन में तो लगे हो। अब आपका नंबर 11:20 पे आया या 11:55 पे आया, उससे मतलब नहीं है। आप लाइन में तो थे, आप एग्जीक्यूशन के लिए रेडी तो थे। तो टर्न अराउंड टाइम क्या बोलता है, जब आप अराइव किए और जब आप फाइनली एग्जीक्यूट हो गए, पूरे तरीके से बाहर निकले, उन दोनों के बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन लगा, 1 घंटा लगा आपको। नेक्स्ट है वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम क्या बोलता है कि आपने टोटल कितनी देर वेट किया, कितनी देर आप एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे। तो अगर हम देखें तो काउंटर 1 की लाइन में आपने 20 मिनट्स वेट किया, काउंटर 1 की लाइन में आपने 20 मिनट्स वेट किया, और काउंटर 2 के लिए आपने 25 मिनट्स वेट किया। तो टोटल आपने कितना वेट किया, 45 मिनट्स वेट किया। तो इसमें दोबारा से टाइम ड्यूरेशन है, तो इसमें आपने कितनी देर वेट किया, 45 मिनट्स, ठीक है। अब एक बार दोनों का फॉर्मूला देखो। टाइम, टर्न अराउंड टाइम तो सिंपल है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या था, 12 नून, माइनस अराइवल टाइम 11 AM, 1 घंटा मिल गया, ठीक है। वेटिंग टाइम क्या होगा, जब आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, जब आप एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। तो बर्स्ट टाइम से हमें पता है कि हमें कितना टाइम चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। भाई हमें पहले ही पता था कि काउंटर 1 में 10 मिनट का काम है, काउंटर 2 में 5 मिनट, यानी मुझे टोटल बैंक में 15 मिनट का ही काम था। अगर कोई लाइन नहीं होती तो मैं 11 बजे घुसता और 11:15 बजे 11:15 पे मैं बाहर आ जाता, क्योंकि मेरे को 15 मिनट का काम था। बट मुझे वेट करना पड़ा बाकी टाइम, यानी कि 45 मिनट्स। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि वेटिंग टाइम क्या होता है, आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम मतलब कितनी देर में बैंक में था, माइनस बर्स्ट टाइम, कितनी देर का काम था। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। नेक्स्ट रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम दोबारा से हमें दिख रहा है टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन अराइवल ऑफ अ प्रोसेस एंड फर्स्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द सीपीयू। पहला रिस्पॉन्स इसको कब मिला। तो आप देखो, आप बैंक में घुसे और को पहला रिस्पॉन्स कब मिला बैंक में, 11:20 पे। पहला रिस्पॉन्स, सबसे पहला रिस्पॉन्स आपको 11:20 AM पे मिल गया कि आपको काउंटर 1 पे जो भी आपका काम था आपने वो किया। तो सबसे पहला रिस्पॉन्स आपको 11:20 पे मिला। तो कितनी देर बाद मिला, 20 मिनट बाद। तो रिस्पॉन्स टाइम कितना हो जाएगा, 20 मिनट्स। रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम सेम नहीं होता। रिस्पॉन्स टाइम का क्या मतलब है, पहली बार आपको कब रिस्पॉन्स मिला, आपको सीपीयू ने पहली बार कब रिस्पॉन्स दिया। तो हो सकता है आप रनिंग स्टेट में हो, टाइम क्वांटम आपका आ गया हो, 2 सेकंड पार हो गए हो, अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस को टाइम देना होगा, तो आपको वापस हमने रेडी स्टेट में भेज दिया। बट पहली बार आप रनिंग स्टेट में कब आए, उसका टाइम ड्यूरेशन, आप रेडी में आए, उसके बाद पहली बार रनिंग में कब आए, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था, वो आपका रिस्पॉन्स टाइम होगा। तो आई होप आपको इस एनालॉजी से समझ आया होगा। अब हम हर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को पढ़ेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में आता है, और उस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे। लास्ट में फिर हम सब एल्गोरिथम्स को एक कंपेयर करेंगे, जिससे आपको आइडिया लगे कि कौन सा यूज़ करना चाहिए, किसके क्या डिसएडवांटेज एडवांटेज है, वो सब हम देखें। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो पहले आएगा वो उसको प्रोसेस करेगा, कोई भेदभाव नहीं करता, कोई प्रायोरिटी बेस नहीं है। जो पहले आएगा, जो पहले अराइव करेगा, उसको वो उठा के प्रोसेसिंग में लगा देगा। नॉन प्रीएम्प्टिव होता है,
एक बार वो प्रोसेसिंग में गया तो हम उसको इंटरप्ट नहीं करेंगे, उसको बीच में रोकेंगे नहीं। कोई हाई प्रायोरिटी आए, आने दो, वीआईपी होगा अपने घर में, यहाँ नहीं होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या करेगा, पहले उसको प्रोसेस करेगा। नो स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है कि एक प्रोसेस रेडी क्यू में है, वो कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। तो ये कब होता है, जब प्रायोरिटी बेस्ड, जब हम प्रायोरिटी बेस्ड डिस्कस करेंगे तब उसमें अच्छे से स्टारवेशन का मतलब समझेंगे। तो होता क्या है, प्रायोरिटी बेस एक ब्रीफ में बता देता हूँ। तो जब प्रायोरिटी बेस होता है, सपोज मैंने कहा कि P1 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है और बाकियों की कम है, तो उसमें होगा कि मैं P1 को एग्जीक्यूट करूँगा। फिर मैं सपोज P1 एग्जीक्यूट हो गया और P1 के बाद P1 जितनी ही प्रायोरिटी वाला कोई आया, फॉर एग्जांपल P1 की प्रायोरिटी 1 थी, बाकियों की 2 थी, ठीक है। प्रायोरिटी मतलब रैंक बेस होता है। तो जो कि इसकी प्रायोरिटी 1 थी तो पहले P1 एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। फिर P2 का नंबर आने वाला था, बट इतने में क्या हुआ, एक P5 प्रोसेस आया जिसकी प्रायोरिटी फिर से P1 थी, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हुआ। फिर P6 प्रोसेस आया जिसकी प्रायोरिटी फिर से 1 थी। तो उस केस में क्या हुआ, कभी इनका नंबर ही नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस आए जा रहे हैं बार बार। तो दिस लीड्स टू स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब बाकियों को एग्जीक्यूशन का मौका मिल ही नहीं रहा क्योंकि बार बार हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आए जा रहा है। तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं होगा स्टारवेशन, क्योंकि ये अराइवल टाइम के बेसिस पे करता है, जो पहले आएगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो कभी भी कोई प्रोसेस इनफाइनाइट वेटिंग में अटका नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें नो स्टारवेशन, सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, भाई जो पहले आएगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। एवरेज वेटिंग टाइम इज़ हाई। अभी ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो उसमें आप देखना जो वेटिंग टाइम आएगा, एवरेज वेटिंग टाइम, वो काफ़ी हाई आता है। तो जनरली हर एक प्रोसेस को वेट करना पड़ता है। क्यों वेट करना पड़ता है, भाई जो पहले आएगा मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो अब बाकी लोग तो वेट कर रहे हैं जब तक पहले वाला एग्जीक्यूट नहीं होता। तो अगर पहले वाले का सपोज बर्स्ट टाइम 100 सेकेंड हुआ तो ज़बरदस्ती इनको 100 सेकेंड तक वेट करना पड़ेगा, जबकि इनका 2 सेकेंड या 3 सेकेंड या 4 सेकेंड का काम है। आप बैंक में गए, आपके आगे जो लाइन में लगा हुआ था उसका 1 घंटे का काम था, और वो बैंक वाला कह रहा है कि पहले जब इसका कंप्लीट होगा वो तभी आपका होगा। तो आप 1 घंटा ज़बरदस्ती वेट कर रहे हो, चाहे आपको 2 मिनट का काम हो। तो वही इसका ड्रॉबैक है कि एवरेज वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पुअर परफॉर्मेंस होगी। सिंपल सी बात है। अब न्यूमेरिकल देखते हैं। तो हमें 4 प्रोसेसेस दिए हुए हैं, P1, P2, P3, P4, सबका अराइवल टाइम दिया हुआ है। मतलब ये 0 आवर्स में आया, ये फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम में आया, फिर 5 पे आया, फिर 6 पे आया। बस टाइम दिया हुआ है कि हर एक प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए कंप्लीट होने के लिए। तो इसको 2 सेकंड का काम है बस, इसको 2 सेकंड का, इसको 3 सेकंड का, इसको 4 सेकंड का। आपको क्या फाइंड करना है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम हर एक प्रोसेस का। तो स्टार्ट करते हैं। हम गैंट चार्ट का यूज़ करेंगे। गैंट चार्ट हमें हेल्प करता है इन प्रोसेसेस की शेड्यूलिंग को एनालाइज करने में। तो बेसिकली कुछ नहीं है, एक टाइम इंटरवल है और कुछ नहीं है। तो एनालाइज करते हैं यहाँ पे। तो 0 सेकंड पे हमारा प्रोसेस P1 आया, P1 आ गया, ठीक है। P1 एंटर किया रनिंग क्यू में। मान लीजिए हम रनिंग क्यू बना रहे हैं, रनिंग क्यू, ठीक है। यहाँ पे नीचे रेडी क्यू बना देता हूँ। तो रेडी क्यू में P1 आया था 0 आवर्स में। जैसे P1 आया हमने P1 को रनिंग में पुश कर दिया, क्योंकि CPU खाली बैठा था, तो हमने P1 को सीधा रनिंग में पुश करा। जैसे हमने पुश किया तो P1 ने कहा भाई मेरे को 2 सेकंड तक का काम है, ठीक है, 2 सेकंड तक का काम है, 2 सेकंड तक वो एग्जीक्यूट होगा। बट फर्स्ट सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इतने में P2 आ गया, यानी P2 रेडी क्यू में रेडी है, तैयार है कि भाई जैसे P1 कंप्लीट होगा मैं नेक्स्ट जाना चाहता हूँ। तो P2 रेडी क्यू में आ गया, ठीक है। जब 2 सेकंड कंप्लीट हुए तो CPU आइडल हुआ, CPU ने कहा अब मेरा काम खत्म, नेक्स्ट प्रोसेस दो। तो रेडी क्यू से क्या हुआ, P2 जंप करके रनिंग स्टेट में आ गया। अब एक चीज़ आप देखो, साथ साथ टेबल फिल करते चलते हैं। तो कंप्लीशन टाइम मतलब टाइम एट विच आप बैंक से बाहर आए। तो P1 कब बाहर आया रनिंग क्यू से, 2 सेकंड पे, 2 सेकंड में बाहर आ गया। जैसे 2 यूनिट्स ऑफ टाइम हुआ, P1 बाहर आ गया, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम, कितनी देर तक वो रनिंग स्टेट में रहा या कितनी देर तक वो बैंक में रहा, 2 सेकंड तक रहा, 2 सेकंड तक। वेटिंग टाइम, क्या P1 को वेट करना पड़ा, बिल्कुल भी नहीं। 0 पे आया और 0 से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, तो उसका वेटिंग टाइम कितना हो गया, 0। रिस्पॉन्स टाइम मतलब टाइम ड्यूरेशन बिटवीन फर्स्ट CPU रिस्पॉन्स, अराइवल टाइम एंड फर्स्ट CPU रिस्पॉन्स। तो पहली बार CPU ने इसको कब रिस्पॉन्स दिया, 0 पे आया, कब 0 पे, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या हो गया, 0, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ साइड में जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कितनी देर वो बैंक के अंदर था, ठीक है।
उसके बाद आपका वेटिंग टाइम तो पता ही है कितनी देर उसने वेट किया। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि फर्स्ट CPU रिस्पॉन्स उसको कब मिला, तो फर्स्ट CPU रिस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम। तो फर्स्ट CPU रिस्पॉन्स उसको 0 पे मिला और अराइवल भी 0, तो 0 - 0 रिस्पॉन्स टाइम 0। वेटिंग टाइम भी लिख देता हूँ। वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, कि भाई वो कितनी देर बैंक के अंदर था और कितनी देर का उसको काम था। तो टर्न अराउंड टाइम कितना है 2, काम कितनी देर का था 2, वेट टाइम कितना होगा 0। ये सब मैथमेटिकल है, नहीं तो गैंट चार्ट से आप देख के एनालाइज करके भी टेबल फिल कर सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे समझ आएगा। नेक्स्ट है P2। अब P2 का नंबर आ गया 2 यूनिट्स ऑफ टाइम पे। P2 ने बोला भाई मुझे 2 सेकंड का काम है बस, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। तो ठीक है, प्रोसेसर ने कहा ठीक है 2 सेकंड तक काम करो। तो 2 से लेके 4 तक 2 सेकंड होते हैं, काम करेगा वो, अपना काम किया उसने। P2 के लिए भर देते टेबल। तो कंप्लीशन टाइम एट विच उसका कंप्लीशन हुआ, कितने पे हुआ, 4 पे हुआ। टर्न अराउंड टाइम, कितनी देर तक वो बैंक के अंदर था। तो भाई 1 सेकंड तो वो वेट करता रहा, क्योंकि वो फर्स्ट सेकंड पे आ गया था। तो 1 सेकंड तो उसने वेट किया 1 से 2, और 2 से 4 उसने अपना एग्जीक्यूशन किया। तो टोटल कितनी देर वो बैंक के अंदर है, टोटल कितनी देर वो प्रोसेस स्टेट के अंदर घूमता रहा, 3 सेकंड तक। ठीक है, फॉर्मूला से देखना तो टर्न अराउंड टाइम क्या है, CT - AT, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 4 - 1 3। ठीक है, वेरीफाइड। वेटिंग टाइम मतलब कितनी देर वेट किया, गैंट चार्ट से दिख रहा है, 1 सेकंड वेट किया, भर देते हैं मैथमेटिकली। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम कितना है 3, बर्स्ट टाइम कितना है 2, कितनी देर वेट किया 1। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम, पहली बार CPU ने उसको कब रिस्पॉन्स दिया, 2 पे दिया, 1 पे आ गया था, तो कितनी देर 1 सेकंड तक वो वेट करा, या रिस्पॉन्स टाइम उसका क्या है 1। आइडियली रिस्पॉन्स टाइम कितना होना चाहिए 0। टाइप्स ऑफ OS में हमने पढ़ा था हाईएस्ट रिस्पॉन्स टाइम या रियल टाइम OS, उसमें क्या होता था, मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम रहता था। तो आइडियली रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम होना चाहिए, पर इस केस में क्या है 1 सेकेंड। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट CPU रिस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम। फर्स्ट CPU रिस्पॉन्स क्या 2 माइनस अराइवल 1 वेरीफाइड। ठीक, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट प्रोसेस आया 5 यूनिट्स पे आया, तो यानी कि 4 से लेके 5 तक CPU आइडल रहा। भाई कोई प्रोसेस ही नहीं है तो मैं क्या करूँ, खाली पड़ा है CPU, आइडल है। अब फिफ्थ यूनिट ऑफ टाइम पे P3 आ गया, तो P3 को हमने रेडी क्यू में पुश किया। अब CPU खाली था तो तुरंत P3 यहाँ पे जंप हो गया। P3 को 3 सेकंड तक का काम था, यानी 5 से लेके 8 तक का काम हुआ उसका, 3 सेकंड तक उसने अपना एग्जीक्यूशन किया। बट जैसे 6 सेकंड आया होगा बीच में, 6 और 7, तो जैसे 6 आया होगा हमारे रेडी स्टेट में P4 आ गया कि भाई मैं तो 6 सेकंड पे आ गया, अब मुझे क्यू दो। बट क्यू में ऑलरेडी कौन एग्जीक्यूट हो रहा है, P3, तो P4 को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, P3 के लिए पढ़ देते, तो कंप्लीशन टाइम 8, कंप्लीशन टाइम सिंपली 8। टर्न अराउंड टाइम कितना होता है 8 - 5, यानी 3 सेकंड तक वो बैंक के अंदर था। वेटिंग टाइम, क्या इसको वेट करना पड़ा, नहीं, तुरंत आया तुरंत चला गया। और हमें दिख भी रहा है टर्न अराउंड माइनस बर्स्ट टाइम कितना है 0। रिस्पॉन्स टाइम, कि पहली बार इसको रिस्पॉन्स कब मिला 5 पे, अराइवल कितना था 5, 5 - 5 0। ठीक है, इस केस में हमें वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम आ रहे हैं। जितने भी नॉन प्रीएम्प्टिव होते हैं उसमें वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम रहता है, प्रीएम्प्शन वाले में डिफर करता है, देखेंगे कैसे। अब P4 का घुसा 8 पे, 8 यूनिट ऑफ टाइम पे P4 एंटर किया रेडी टू रनिंग पे। कितनी देर का काम था उसको 4 सेकंड का, यानी 12 यूनिट ऑफ टाइम तक वो एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, कंप्लीशन टाइम क्या उसका 12। टर्न अराउंड टाइम क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 12 - 6 यानी 6। और वेरीफाई कैसे कर सकते हैं भाई, 4 सेकंड का तो उसका एग्जीक्यूशन था और 2 सेकंड उसने वेट किया। ठीक है ना, वेटिंग टाइम कितना हुआ 2, गैंट चार्ट से दिख रहा है। मैथमेटिकली देखना हो तो टर्न अराउंड माइनस बर्स्ट टाइम, 6 - 4 2। रिस्पॉन्स टाइम, फर्स्ट टाइम कब इसको CPU रिस्पॉन्स मिला 8 पे, आया कब था 6 पे, 8 - 6 2। मैथमेटिकली देखना हो तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, फर्स्ट CPU रिस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम, वही हमने देखा। टेबल फिल हो गई, अच्छे से समझ आया। अब एवरेज, 2 चीज़ें निकालनी होती है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमें क्या बताता है कि ऑन एन एवरेज हर एक प्रोसेस कितनी देर तक रेडी प्लस रनिंग स्टेट में रहा, मतलब
वो प्रोसेस स्टेट में घूमता रहा कितनी देर तक, यानी कितनी देर तक आप एवरेज, कितनी देर तक आप बैंक में रहे। वेटिंग टाइम क्या बताता है, एवरेज हर एक प्रोसेस को कितनी देर वेट करना पड़ा। तो सम ले लेते हैं, 2 + 3 + 3 + 6 कितना हुआ, 9 + 5 14, और वेटिंग टाइम कितना हुआ 3। ठीक है, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 14 / 4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3.5 के आसपास, 3.5 ही हो जाएगा। क्लियर। और एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा 3/4, यानी कि 0.75 यूनिट्स। तो लगभग 3.5 यूनिट्स तक प्रोसेस अंदर घूमते रहे, और 0.75 यूनिट्स एवरेज वेटिंग टाइम था हर एक प्रोसेस का। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। पहला न्यूमेरिकल था तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा, अभी दूसरे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आसान लगने लगेगा। और एज प्रैक्टिस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या जितने भी मैं एल्गोरिथम डिस्कस कर रहा हूँ उन पे अपने एंड से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में डाल देना, हम सॉल्व करके आपका जो भी डाउट है वो रिजॉल्व कर देंगे। तो अब नेक्स्ट एल्गोरिथम देखते हैं, जो कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो नाम से दिख रहा है कि जो भी जिसका सबसे कम बर्स्ट टाइम होगा, या जिसको सबसे कम टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, उसको हम पहले उठाएंगे। तो आप सपोज फिर से बैंक वाला एग्जांपल लेते हैं, आप लाइन में लगे हुए 4 लोग हैं, किसी को 2 मिनट का काम है, किसी को 5 मिनट का, किसी को 10 मिनट का। तो उस ऑर्डर में वो पिक करेगा जिसको सबसे कम टाइम लग रहा है। तो पहले 2 मिनट वाले का काम करेगा, फिर 5 मिनट वाले का, फिर 10 मिनट वाले का। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर सबसे पहले बंदे को 100 मिनट लग रहे एक काम में, तो बाकी सब वेट कर रहे थे, जिसकी वजह से एवरेज वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था। बट इस केस में क्या होगा, अगर किसी को 100 मिनट का काम होगा तो कहेगा भाई थोड़ी देर साइड हो, जिसको कम टाइम लग रहा है हम पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हम तेरा काम करेंगे। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट बेटर है परफॉर्मेंस वाइज, क्योंकि इसका एवरेज वेटिंग टाइम कम हो जाता है और सब प्रोसेस को अननेसेसरीली वेट नहीं करना पड़ता। इसका इम्प्लीमेंटेशन लेकिन कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि भाई हमें नहीं पता कि एक प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। अब आप बैंक में जा रहे हो तो जो बैंकर है उसको नहीं पता ना कि भाई इसका काम 100 मिनट का है, इसका काम 2 मिनट का है, इसका काम 10 मिनट का है। तो या तो वो पहले सबसे पूछे कि भाई बताओ तुम्हारा क्या काम है, वो कहेगा मेरा ये काम है, तो वह एनालाइज करे इसको तो 100 मिनट लगेंगे, इसको हम बाद में उठाएंगे। फिर पूछे नेक्स्ट बंदे से तुम्हारा क्या काम है, वो कहेगा मेरा ये काम है, वो कहेगा अच्छा इसका 5 मिनट है, इसको पहले एग्जीक्यूट। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो हैंडलिंग है, ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए शॉर्टेज जॉब फर्स्ट को इम्प्लीमेंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसलिए जनरली यूज़ नहीं होता, बट हाँ हम इसको पढ़ सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में अगर आप लोग कर पाओ इसको इम्प्लीमेंट, तो कंप्यूटर साइंस में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसमें 4 प्रोसेस है, सबका अराइवल टाइम है, बर्स्ट टाइम है। जैसे कि पहले हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, अब हमें क्या करना है, टेबल फिल करनी है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, ये सब निकालना है, और लास्ट में एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी रेडी क्यू है, ये रेडी क्यू है, और दूसरी रनिंग क्यू है। ठीक है, अब 0 यूनिट पे कोई प्रोसेस है, कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 1 पे आया, 1 पे 2 प्रोसेस आए, P1 एंड P3। तो 1 पे 2 प्रोसेसेस आए, P1 एंड P3। 0 से 1 खाली था CPU, 1 पे 2 प्रोसेस है। अब जो कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो क्या करेगा, चेक करेगा कि P1 और P3 में कम टाइम किसको लग रहा है, P3 को। तो वो P3 को उठाएगा और यहाँ पे डालेगा, वो P3 को उठाएगा और यहाँ पे डालेगा, चेक करेगा कि भाई कम टाइम किसको लग रहा है, P3 को। ठीक है, कितनी देर का काम है, 2 सेकेंड का। ठीक है, 2 सेकेंड तक उसने एग्जीक्यूट किया, यानी 3 यूनिट्स तक। तो 3 यूनिट्स तक यानी P2 आ गया होगा, P2 रेडी क्यू में आ गया होगा, क्योंकि वो 2 सेकेंड्स पे आ गया, रेडी हो गया, तो रेडी क्यू में पुश हो गया होगा। 2 सेकेंड तक हमने P3 का काम किया। कंप्लीशन टाइम क्या P3 का, 3। टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, 3 - 1 2। फॉर्मूला लिख दूँ दोबारा से, या याद हो गया, लिख देता हूँ। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, फर्स्ट CPU रिस्पॉन्स कब मिला, माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दिया इन केस आपको याद ना हो। टर्न अराउंड टाइम हमने निकाल लिया इसी फॉर्मूला से, CT - AT से। नेक्स्ट है वेटिंग टाइम, तो कितनी देर वेट करना पड़ा, वेट ही नहीं करना पड़ा, 0। और 2 - 2 से भी हमें पता चल रहा है 0। रिस्पॉन्स टाइम फर्स्ट पे मिल गया, 1 - 1 0, तो रिस्पॉन्स टाइम भी 0 है। ठीक है, जैसे आया तुरंत रिस्पॉन्स मिल गया। अब
P1 और P2 में कंपेयर करेंगे। रेडी क्यू में P1 P2 है, तो दोनों में देखो P1 और P2 में कम टाइम किसको लग रहा है? P1 को लग रहा है, ठीक है। तो P1 को हम पुश कर देंगे रनिंग स्टेट में, और ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, ये ध्यान रखना। तो हम किसी को उठा के इंटरप्ट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो P1 अब रनिंग स्टेट में आ गया। कितना टाइम लगेगा इसको? 3 सेकेंड, यानी 3 से लेके 6 तक ये एग्जीक्यूट होगा। इन द मीन टाइम P4 आ गया होगा यहाँ पर, इन द मीन टाइम P4 आ गया होगी 4th सेकेंड, या 4th सेकेंड पे P4 आ गया होगा, ठीक है। अब P1 के लिए टेबल फिल करते हैं। तो कंप्लीशन टाइम इसका कितना है? 6 यूनिट ऑफ टाइम पे कंप्लीट हुआ। टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? 6 - 1 5, और दिख भी रहा है कि भाई ये 1 पे आया था, यहाँ पे आया था और 6 पे बाहर निकला, तो टोटल 5 सेकेंड, ये टर्न अराउंड टाइम इसका 5 सेकेंड हो गया। वेटिंग टाइम कितना है? कितनी देर वेट किया? 2 सेकेंड, गैंट चार्ट से ये दिख रहा है। और 5 - 3 भी क्या होगा? 2। रिस्पॉन्स टाइम, पहली बार सीपी ने रिस्पॉन्स कब दिया इसको? 3 पे, आया कब था? 1 पे। 3 - 1 2। देखो रिस्पॉन्स टाइम वेटिंग टाइम दोनों सही सेम है, बट कैलकुलेशन अलग है, ध्यान रखना। फिल हो गया। नेक्स्ट रेडी क्यू में कौन है? P2 P4 में कंपैरिजन होगा, दोनों का सेम है बस टाइम, दोनों का बस टाइम 4 है। तो भाई जिस ऑर्डर में रेडी क्यू में होगा उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होगा। जब दोनों का सेम है तो क्या कर सकते हैं? तो पहले P2 को उठा लेते हैं। जब P2 को उठाएंगे तो P2 यहाँ पे आ जाएगा। कितनी देर का काम है? 4 का, तो 10 तक वो एग्जीक्यूट होगा। टेबल फिल कर देते हैं। कंप्लीशन टाइम क्या है? 10। टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? 10 - 2 यानी कि 8। वेटिंग टाइम क्या होगा? 8 - 4 यानी कि 4। रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा? 6 - 2 यानी कि 4, ठीक है। फर्स्ट टाइम सीपी रिस्पॉन्स कब मिला? 6 पे, आया कब तक? 2 पे, तो 6 - 2 4, ठीक है। अब बचा कौन? P4 ही बचा, तो P4 आ जाएगा। कितनी देर का काम है? 4 का, तो 10 से लेके 14 तक रनिंग स्टेट में रहेगा। तो आप देख लेते, टेबल फिल कर लेते। तो कंप्लीशन टाइम क्या है? 14। टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? 14 - 4 10। वेटिंग टाइम कितना होगा? 10 - 4 6 तक वेट किया, आया कब था? 4 पे, यहाँ 4 पे आ गया था। नंबर कब लगा इसके? 10 पे, तो 6 हो गया वेटिंग टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा? 10 - 4, ठीक है ना। पहली बार रिस्पॉन्स कब मिला? 10 पे, और आया कब था? 4 पे, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या हो गया? 6। आई होप आपको क्लियर होगा। एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल रहे थे, टोटल कितना बना इसका? 25। वेटिंग टाइम का टोटल कितना बना? 12। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना होगा? 25/4 यानी 6.25। एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा? 12/4 यानी कि 3 सेकेंड, ठीक है। अब आपका यही टास्क है कि आपको सेम न्यूमेरिकल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से करना है और चेक करना है कि वेटिंग टाइम एवरेज किसका ज़्यादा कितना ज़्यादा है, ये आपको कंपेयर करना है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में एक डाउट आ सकता है कि दोनों 1 यूनिट पे आए तो कौन पहले पिक होगा, किसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगेन जैसे इसमें आया था P2 P4 दोनों का सेम बस टाइम था, किसको एग्जीक्यूट किया? जो रेडी क्यू में पहले था। सिमिलरली P1 P3 में किसको एग्जीक्यूट करेंगे? जो रेडी क्यू में पहले होगा। तो आप किसी को भी कर सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवेंचुअली एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम सेम आएगा दोनों केसेस में, ठीक है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से इसको सॉल्व करना और कमेंट्स में हमें आंसर ज़रूर बताना, हम वेरीफाई करेंगे। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SRTF, तो सेम है बिल्कुल शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जैसा, बस इसमें प्रीएम्पशन आ जाता है और कोई चेंज नहीं है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाला जो अभी हमने एग्जाम्पल किया बिल्कुल वैसा है, बस साथ में प्रीएम्पशन है। प्रीएम्पशन का मतलब क्या है कि अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और एग्जीक्यूशन के दौरान एक शॉर्टेस्ट जॉब आ जाती है उसके कंपैरिजन में, तो हम क्या करेंगे? उसको प्रीएम्प्ट कर देंगे, उसको इंटरप्ट करेंगे और जो शॉर्टेस्ट होगी उसको एग्जीक्यूट करना हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और दोनों केस में SRTF और SJF दोनों में स्टारवेशन हो सकता है। स्टारवेशन कैसे हो सकता है कि सपोज बार बार शॉर्टेस्ट जॉब आई जा रही है, तो जो ज़्यादा टाइम वाली होगी वो हमेशा वेट करती रह जाएगी। फॉर एग्जांपल जिस बंदे को 100 मिनट का काम था, तो वो तो हमेशा वेट करता रह जाएगा। जब भी 100 मिनट से कम वाले लोग आते रहेंगे तो वो तो वेट ही करेगा कि भाई मेरा नंबर कब आएगा, क्योंकि मैं शॉर्टेस्ट हुई नहीं, मेरे से शॉर्ट वाले लोग हैं। तो उस केस में वो स्टारवेशन है, उसका कभी नंबर ही नहीं आएगा, उसका काम कभी हो ही नहीं पाएगा। दोनों केसेस में स्टारवेशन हो सकता है, जो कि एक ड्रॉबैक है। न्यूमेरिकल से समझते हैं। तो रेडी क्यू में सबसे पहले रनिंग बना देते हैं, रनिंग क्यू और रेडी क्यू। तो रेडी क्यू में P1 आया 0 यूनिट ऑफ टाइम पे, P1 आया, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे? इसको सीधा P1 को रनिंग स्टेट में पुश कर देंगे कि भाई 0 पे यही है तो यही शॉर्टेस्ट भी है,
और कोई कंपैरिजन में नहीं है, ठीक। अब जैसे ही 1 यूनिट तक एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ही ये ध्यान से देखना इस न्यूमेरिकल को, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला न्यूमेरिकल है प्रीएम्पशन वाला। जैसे ही 1 यूनिट तक एग्जीक्यूट हुआ तभी P2 आ गया, 1 यूनिट पे P2 आ गया, और P2 का बर्स्ट टाइम 5 है, P2 का बर्स्ट टाइम 5 है, और जब ये 1 सेकेंड तक एग्जीक्यूट हुआ तो उसका बर्स्ट टाइम 6 हो गया, क्योंकि 1 सेकेंड ऑलरेडी ये एग्जीक्यूट हो चुका है, तो उसका बर्स्ट टाइम 6 हो गया। तो आप खुद देखो P1 और P2 में किसका कम है बर्स्ट टाइम, P2 का। तो जैसे P2 आया हमने देखा कि भाई जो एग्जीक्यूट हो रहा था उसमें और P2 में किसका बर्स्ट टाइम कम है, P2 का। तो हम कहेंगे P1 को थोड़ी देर कि भाई तू बाहर बैठ, जिसका कम टाइम है हम उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो P1 को हम वापस से रेडी स्टेट में, ये रेडी है और ये रनिंग है, तो P1 को हम वापस से रनिंग में भेज देंगे और P2 को यहाँ से उठा के इधर पुश कर देंगे कि भाई पहले तू एग्जीक्यूट हो क्योंकि तेरा कम टाइम है। समझ आ गया। नेक्स्ट, ये 2 यूनिट्स तक एग्जीक्यूट हुआ ही था, कितनी देर में P3 आ गया। ये 2 यूनिट्स तक एग्जीक्यूट हुआ ही था, कितने में P3 आ गया। और जैसे ही P3 आया हमने देखा कि भाई जैसे ही 1 यूनिट एग्जीक्यूट हो यानी इसका 4 हो गया बर्स्ट टाइम। अब 4 और 2 में किसका कम है, 2, इसका कम है। तो हम कहेंगे भाई P2 को कि तू बाहर बैठ, पहले मैं P3 को एग्जीक्यूट करूँगा। तो हमने P2 को वापस से रेडी स्टेट में भेजा और P3 को यहाँ से उठा के डाल दिया रनिंग स्टेट में, ठीक है ना। तो हर एक ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो हर एक सेकंड बाद हम चेक कर रहे हैं कि क्या कोई शॉर्टेज जॉब हमारी आई है या नहीं, क्योंकि हम उसको प्रीएम्प्ट करेंगे, इंटरप्ट करेंगे, ठीक है। अब P3 रन हुआ 3 तक रन हुआ, 3 तक रन होने के बाद P4 आ गया, 3 तक रन होने के बाद P4 आ गया। बट आने तो P4 आया, उसको तो 5 सेकंड चाहिए और ये ऑलरेडी रन हो गया 1 सेकंड, यानी इसको 1 सेकंड और चाहिए कंप्लीट होने के लिए। तो हम P3 को इंटरप्ट नहीं करेंगे क्योंकि P4 को ऑलरेडी 5 सेकंड लगते, जो कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू P3। तो P3 कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, पूरे 2 सेकंड लेगा, 2 से 4 तक उसके 2 सेकंड कंप्लीट हो गए, वो 0 हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो P3 अब प्रीएम्प्ट नहीं होगा, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। P3 के लिए हम टेबल फिल कर देते हैं, उसका कंप्लीशन टाइम 4 है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता था, कंप्लीशन माइनस अराइवल, तो 4 - 2 2 हो गया। इसको वेट करना पड़ा, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा। टर्न अराउंड माइनस बस 2 - 2 0। रिस्पॉन्स टाइम, पहला रिस्पॉन्स कब मिला 2, आया कब था 2 2 - 2 0। P3 की टेबल फुल। अब भाई CPU खाली हो गए, रनिंग स्टेट खाली हो गई, तो CPU चेक करेगा कि नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस है। उसने देखा P1 है, ठीक है, उसने P1 को उठाया, बट उस P1 नहीं उठाया, वो चेक करेगा कि P1 P2 P4, P1 P2 P4 सबसे कम टाइम किसको लग रहा है, P2 को लग रहा है, P2 को उठाएगा, P2 को डाला, कितना देर लग रहा है, 4 सेकेंड। भाई अब और कोई प्रोसेस तो आ नहीं रहा, तो अब बेसिकली यही शॉर्टेस्ट जॉब है, कोई और प्रोसेस। अब फॉर एग्जांपल एक P5 आ जाता जिसको सिर्फ 1-2 सेकंड लग रहा है और वो आता 5 पे, तो होता क्या, ये 1 सेकंड तक एग्जीक्यूट होता है और इसको फिर बाहर बिठा देते, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अब इस केस में और कोई प्रोसेस नहीं आ रहा, तो ये एग्जीक्यूशन इसका कंप्लीट होगा। तो P2 का कितना टाइम बचा था, 4 सेकंड और इसको होना था, तो 4 से लेके 8 तक ये एग्जीक्यूट होगा और इसका काम खत्म। 4 से लेके 8 तक एग्जीक्यूट होगा और इसका काम खत्म। P2 के लिए टेबल भर देते। कंप्लीशन टाइम 8, टर्न अराउंड टाइम 8 - 1 7, वेटिंग टाइम कितना हुआ 7 - 5 2, 2 सेकंड वेट किया उसने, गैंट चार्ट से भी दिख रहा है। यहाँ 2 से लेके 4 तक इसका वेटिंग टाइम था, है ना। रिस्पॉन्स टाइम, पहली बार रिस्पॉन्स कब मिला उसको, 1 पे, पहली बार रिस्पॉन्स, दूसरी बार की नहीं देखनी हमें, पहली बार रिस्पॉन्स कब मिला, 1 पे, आया कब था 1 पे, 1 - 1 0। अब डिफरेंस समझ आया रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम में। तो पहली बार रिस्पॉन्स कब मिला वो चेक करना है, पहली बार 1 पे मिला, आया कब था 1 पे, 1 - 1 0, ठीक है। नेक्स्ट, अब P1 और P4 में देखेगा वो, P1 और P4 में कम टाइम किसको लग रहा है, P4 को, यानी कि वो P4 को उठाएगा और डाल देगा। कितना टाइम चाहिए इसको, 5 सेकंड, तो 8 से लेके 13 तक एग्जीक्यूट होगा ये, 8 से लेके 13 तक। इसके लिए टेबल भर देते हैं। तो कंप्लीशन टाइम कितना है 13, टर्न अराउंड टाइम कितना है 13 - 3 10, वेटिंग टाइम कितना 10 - 5 5। कैसे पता चला, आया कब था 3 पे, नंबर कब लगा 8 पे, ठीक है ना, 5 हो गया। अब रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम होता है कि पहली बार इसको CPU कब मिला 8 पे, आया कब था 3 पे, 8 - 3 5। आई होप आपको समझ आया। अब बचा कौन, आखिरी में P1 ही बचा, तो इसको P1 को उठा के हमने एग्जीक्यूशन में डाल दिया। कितना देर इसको चाहिए था 6, 13 से लेके 19 तक एग्जीक्यूट होगा।
कंप्लीशन टाइम क्या है 19, टर्न अराउंड कितना है 19 माइनस 0 19, वेटिंग टाइम कितना है 19 माइनस 7 12 सेकेंड तक ये वेट किया। कैसे? 1 से लेके 13 तक, इसका पूरा वेटिंग ही था ये, 12 सेकेंड तक वेट किया। रिस्पॉन्स टाइम, पहली बार CPU कब मिला 0 पे, पहली बार CPU कब मिला 0 पे, आया कब था 0, तो रिस्पॉन्स टाइम कितना हो गया 0। ठीक है ना, ये डिफरेंस समझना रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम निकालते, तो एवरेज देखो 19 + 7 26 36 38, एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा 14 19। तो अगर हम इसको देखें तो कितना हो गया, एवरेज टर्न अराउंड टाइम 38 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 9.5। एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा 19 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 4.7। ठीक है, तो एवरेज वेटिंग टाइम भी आ गया, एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी आ गया। चाहो तो इसी न्यूमेरिकल को शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट SJF से भी सॉल्व करो और FCFS से भी, और कंपेयर करो इन सब को। हमें यही तो सीखना है, तो आप यही न्यूमेरिकल करो। मैं हर एक एल्गोरिथम में डिफरेंट न्यूमेरिकल करा रहा हूँ जिससे कि आपको वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल मिल जाए और फिर आप उन सबको सेम एल्गोरिथम सॉल्व करके कंपेयर करो। तो ये आपके ऊपर है। तो इस वीडियो में हमने इनिशियली देखा की टर्म्स पढ़े, प्रीएम्पशन नॉन प्रीएम्पशन क्या होता है, और 3 एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा, FCFS, SJF और SRTF, 3 न्यूमेरिकल करे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को कवर करेंगे, उन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो ये पार्ट 1 था शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का। नेक्स्ट पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल और कमेंट्स में हमें आंसर ज़रूर देना, जिससे कि हम वेरीफाई करें कि आप सॉल्व सही से कर पा रहे हो या नहीं। तो इसी के साथ हम चलते हैं। थैंक यू।